नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सरकार की हमेशा ये कोशिश रही है कि लोग जो हैं, अवाम जो है, अवाम को उनकी दहलीज़ पर मुख्तलिफ़ सहूलियात की फ़राहमी के साथ साथ जो उनके मसाइल हैं उनको तवज्जो दी जाए, और उनको तवज्जो देने के हवाले से जहाँ अवाम, जहाँ लोग सरकारी दफातर का रुख करते थे, फिर सरकार ही उनकी दहलीज पर, उनके डोर स्टेप्स पर गई। आपको मालूम है कि इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दामात यहाँ जम्मू कश्मीर में किए गए। 2018 की बात अगर करेंगे तो पंचायती चुनाव मुनक्किद हुए, उसके बाद पंचों और सरपंचों का इंतखाब हुआ। उसके बाद अगर हम अक्टूबर 2019 की बात करेंगे तो BDCs का इंतखाब अमल में लाया गया। फिर 2020 में जो खाली नशस्तें थी पंचों और सरपंचों के हवाले से, उनको मुंतखब करने के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, लेकिन बाद में वो इंतखाबात नहीं हुए और उनको मुअख्खर किया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि बाज़ाब्ता अवाम के मसाइल को बगौर सुना गया। बैक टू विलेज फर्स्ट का इनकाद किया गया। बैक टू विलेज फर्स्ट के दौरान जो अफसरान थे वो लोगों के पास गए, उनके मसाइल जाने। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे बैक टू विलेज दोम हुआ। बैक टू विलेज दोम में भी लोगों के मसाइल, लोगों की मुश्किलात जो है उनको जानने की कोशिश की सरकार ने, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, बहुत सारे मुश्किलात उनके ऐसे हैं जिनका अजाला किया गया। उसके बाद हाल ही में आपको याद होगा कि बैक टू विलेज 3 यानी B2V3 का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में एक ख़ास बात यह रही कि मौजूदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, उनकी क़यादत में इस प्रोग्राम में बहुत सा जोश खरोश देखने को मिला, एक जज्बा देखने को मिला। मुख्तलिफ अफसरान बाज़ाब्ता बज़ात खुद लोगों के पास गए, उनके मसाइल जाने। हत्ता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद बहुत सारे ब्लॉकों में गए, बहुत सारे इलाकों में गए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, और वहाँ जो मामलात है, जो मसाइल है अवाम के, उनको जानने की कोशिश की और उनका अजाला करने के हवाले से अफसरान को मुत्तहिद किया और उनमें एक नया जोश जज्बा जो है उसको पैदा किया। अब जानते हैं कि हाल ही में ऐलान हुआ कि अब बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनका क़याम अमल में लाने के सिलसिले में अभी जो 2020 में यहाँ पे इंतखाब के हवाले से जो बात की गई थी, जो खाली नशस्तें थीं उनको पुर करना था, वो उस वक़्त नहीं हुई थी। उस सिलसिले में भी इक़दामात किए जा रहे हैं, और साथ ही ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उनका क़याम अमल में लाया जा रहा है। क्या है ये सारी कोशिशें? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के क़याम के हवाले से कौन से मतलब जो मसाइल हैं अवाम के वो हल होंगे, कौन सी सहूलियात मैसर होंगी, किस तरह तरक्याती मंजरनामे में तब्दीली देखने को मिलेगी, यही बातचीत हम आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा शीतल नंदा साहिबा, जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज जम्मू कश्मीर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैडम शीतल नंदा जी, आपने इफ्तिताही कलमात सुने, आपने सुना कि पंचायती इंतखाबात के हवाले से जो सीक्वेंस रही बाज़ाब्ता आज तक, चूँकि अब आपकी तरफ से इनिशिएटिव है कि बाज़ाब्ता अब जो खाली नशस्तें हैं
उनको पूर्ण किया जा रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स है उनका क़याम अमल में लाया जा रहा है। ऐसा किस मकसद से हो रहा है और ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जो J&K पंचायती राज एक्ट है 1989 से है जी। और उसमें प्रोविज़न था एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड का जी। हालांकि वो कभी बनाया नहीं गया, कभी हुआ नहीं फॉर्म, लेकिन उसी तरह से जो 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, उसमें जिसको हम ज़िला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसका भी प्रोविज़न है। तो एक पंचायती राज सिस्टम जो जब एनविसाज किया गया था, जब सोचा गया था इसके बारे में, तो इसको 3 टियर रखा गया था। गांव में ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे जिसको ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का नाम दिया जाता है, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको ज़िला परिषद या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का नाम दिया जाता है। तो हमने ग्राम पंचायतें तो कॉन्स्टिट्यूट कर ली थी जैसा आपने बोला 2018 में, फिर अक्टूबर 2019 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स भी बन गई, लेकिन ये तीसरा टियर अभी तक हमारा मिसिंग था, नहीं बना था। इसके लिए कुछ हमारे एक्ट में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला हमारे एक्ट में बोर्ड का प्रोविज़न था, काउंसिल का नहीं था। सो वो अमेंडमेंट भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कर दी है एक्ट में, और उसके बाद हम लोगों ने उसके मुताबिक रूल्स भी इशू कर दिए हैं। तो अब हम ये जो तीसरा टियर कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का तीसरा और फाइनल टियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। जैसे आपने बात की अभी ये 3 टायर सिस्टम आपने बता दिया, तो पहले हम बात करेंगे कि अभी जो यहाँ पे खाली नशस्तें हैं, चूँकि जो मेंबरान हैं जो आप बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम अमल में ला रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नशस्तें जो हैं वो खाली हैं, उस सिलसिले में क्या इनिशिएटिव्स हैं? उसका हमारी कोशिश रही थी कि हम मार्च 2020 में ही इलेक्शन करें, बट फिर कुछ थोड़ा बहुत डिले हुआ और उसके बाद आपको पता ही है कि कोविड वगैरह सब हो गया, तो हम वो नहीं करा पाए, उस वक्त हमें पोस्टपोन करने पड़े। सो अब इसके पहले ही ज़िला परिषद या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का बनाने से पहले ही हमारा ये एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि ये जो खाली सीट्स पड़ी हैं पंचेस सरपंचेस की और बड़ी जगह जो हमारी पंचायतें अगर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई हैं तो वो भी किया जाए, और वो काम शुरू हो चुका है, वो भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, ये बताइए आपकी ये जो अभी यहाँ काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, इससे पहले ये सबसे पहले तो यही इंतखाबात होंगे जो ये खाली नशस्तें हैं? जो पंचायतों में खाली सीट्स हैं उनका ज़िला परिषद के इलेक्शन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये सही यही है कि ग्राम सभा भी हो, ग्राम पंचायत भी हो, हम तो चाहते हैं तीनों ही टियर्स प्रॉपरली फंक्शन करें, लेकिन उनका इसके साथ कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। जो ज़िला पंचायत है या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें 14 सीट्स डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जानी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के सारे वोटर्स जो हैं रूरल एरिया के सभी पंचायतों के वोटर वो पार्टिसिपेट करेंगे और इन 14 लोगों को डायरेक्टली चुनेंगे। तो उसके साथ पंचायतों के साथ इनका कनेक्शन नहीं है। हाँ, इसमें बीडीसी चेयरपर्सन्स जो हैं वो भी मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बीडीसी चेयरपर्सन्स हैं वो भी इसके मेंबर होंगे और एमएलएस भी इसके मेंबर्स होंगे। और कौन कौन सा इसमें होगा? देखिए, जैसे आपने बता दिया कि 14 जो है 14 इसमें मेंबरान को उनको सिलेक्ट किया जाएगा और बाज़ाब्ता उनका चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा हो सकता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट छोटा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बारामूला के हवाले से तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह से श्रीनगर की अगर बात करेंगे थोड़ा छोटा है या कुछ और है, तो इसमें यकसानियत कैसे रहेगी? ये जो सीट्स होती हैं ये नंबर अलग बात है, लेकिन ये हमेशा पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं। तो जितनी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की होगी वो इसमें इवनली डिवाइड कर दी जाएगी। तो उस मान लेते हैं बारामूला ही मान लेते हैं, तो अगर उसकी पॉपुलेशन लेट्स से 10 लाख है तो उसको 14 से डिवाइड करके जो फिगर आएगा उस पे एक सीट क़याम की जाएगी। तो आपके कहने का मकसद ये है कि हर ज़िले में 14 रहेंगे, अगर ब्लॉक्स वगैरह कुछ ज़्यादा कहीं होंगे तो उनको मर्ज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, उसको किया जाएगा, क्योंकि बेसिक आइडिया है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। हाउएवर
एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पंचायत इसका एक बेसिक यूनिट होता है, तो हम पंचायत को नहीं तोड़ सकते हैं, उसको हमें रखना ही पड़ता है इंटैक्ट। ब्लॉक्स कुछ को इधर से उधर जोड़ना पड़ेगा, शायद एक ब्लॉक को तोड़ के 2 बनेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपेंड करता है। बट पंचायत को कायम रख के और उसके बाद पॉपुलेशन को थोड़ा बेसिस लेके ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। अब जो हम बात करेंगे, आपने कहा कि एक जैसे 14 मेंबरान, आपने जिक्र किया कि हर ज़िले में 14 मेंबरान का इंतखाब होगा, उस सिलसिले में आपने बाज़ाब्ता कहा कि उसमें चुनाव वगैरह होगा। क्या इंतज़ामात है उस सिलसिले में और किस तरह आप समझते हैं कि स्मूथली ये सारा होगा? जो सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि ये पहली बार JNK में होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन पहले कभी हुआ नहीं, कभी कॉन्स्टिट्यूट की नहीं गई, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही बनानी है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही बनी हुई नहीं है। उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफाई कर दी है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 25 तारीख तक उन्होंने ऑब्जेक्शंस कॉल करी हुई हैं उसमें, तो 26 या 27 को वो फाइनल हो जाएंगी, जो कि हमारे जो स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी हैं वो नोटिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद उनमें रिजर्वेशन, फिर उनका इलेक्टोरल रोल, और फिर उसके बाद फाइनली इलेक्शन। जैसे आपने बात की अभी ऑब्जेक्शंस के हवाले से, इसकी थोड़ी सी वजाहत आप कीजिए कि अगर ऑब्जेक्शन कोई कर सकता है तो किस लिहाज से उनको ऑब्जेक्शन करनी है और कौन सी ऑब्जेक्शन हो सकती है? ऑब्जेक्शन कोई भी हो सकती है। कोई कहे कि मेरा नाम गलती से आपने इस मतलब लेट्स से कि हम कहें कि कोई पंचायत कहती है कि आपने हमारी आधी तोड़ के गलती से आपने उस डेवलपमेंट काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दी है, जबकि हमने कहा है कि पंचायत नहीं टूटेगी, वैसा भी हो सकता है। कोई ऐसा भी होता है कि जोग्राफिकली कोई एरिया ऐसा होता है कि जिसको लेट्स से कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जोड़ा गया है, लेकिन वो कहें कि नहीं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हम जोग्राफिकली एक अलग एंटिटी हैं, हमें इसके साथ नहीं उसके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ना चाहिए, तो उस तरह की ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स को देनी है सबने, अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन है तो, और वो वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है जो स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी ने बनाई है, वो उनको कंसीडर करके फिर फाइनल करें। अभी हम बात जैसे कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से, एक तो आपने फरमाया कि जो 14 मेंबरान हैं जिनका इंतखाब होगा वो इस काउंसिल के साथ जुड़े होंगे, और दूसरा आपने कहा कि जो BDCs हैं, BDCs भी इनके साथ जुड़े होंगे। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, ख़वातीन के हवाले से हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो किस तरह से उनको इस सिलसिले में एडजस्ट किया जाए? क्या कोई स्कोप है उस सिलसिले में? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 1/3 रिजर्वेशन विमेन की होनी ही है हर उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, और प्लस चेयरपर्सन चुनते वक्त भी 1/3 रिजर्वेशन होनी है। मानते हैं हम, जैसे अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, एक काउंसिल वहाँ पे बन गया, चूँकि अमेंडमेंट के हवाले से आपने पहले बता दिया कि ये बोर्ड था, अब बोर्ड के बाद इसको बाज़ाब्ता अब काउंसिल बना दिया गया। अब काउंसिल बनाने के सिलसिले में इसमें कई चेंजेस भी हो सकती हैं, जो बोर्ड था, जो उसमें चीज़ें थीं शायद इसमें अब वो नहीं होगी, लेकिन जो अब बोर्ड बन रहा है, इस बोर्ड में ये बताइए जो मेंबरान है, इन मेंबरान का रोल क्या है और एक मेंबर का रोल क्या है इस बोर्ड, इस काउंसिल में? जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनती है या ज़िला परिषद बनती है, इसको एक ओवर आर्चिंग बॉडी माना जाता है जो पूरे रूरल एरिया का फिर डेवलपमेंट सिनेरियो जो है वो मैनेज करती है जी। जहाँ जहाँ ये बड़ा एस्टैब्लिश सिस्टम है, जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और इवन बिहार, राजस्थान, वहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वही सारी जो स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में ऑपरेट होने वाली, उनकी प्लानिंग कैसे होनी है वो देखते हैं, कैसे फंड फ्लो रहना है। हमारा ये जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनका जो मेन जिसको हम कहेंगे बिल्कुल बेसिक जो फैक्टर है वो ये है कि प्लानिंग नीचे से ऊपर आनी है। जो नीचे लोग चाहते हैं वो अपना प्लान बनाए और फिर वो ऊपर तक आए। तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी वो सभी ग्राम पंचायतों का जो प्लान होगा वो BDC के थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पास आएगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उसको कंसोलिडेट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना के फाइनली। देखिए, हम इस चीज़ को, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग्राउंड लेवल पे जो है, ग्राउंड लेवल पे इनको देखना है कि जो लोगों के मसाइल है, जो मामलात है, उनको सुना जाए, और फिर फाइनली जो है, फाइनली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो उसकी देखरेख करेगा और उसकी निगरानी में वो होगा।
अब हम इस तरह से इस बात को पूरी, क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा है यहाँ पे, ये हम सभी को इस समझने की ज़रूरत है। तो हम बात करेंगे जैसे ग्राउंड लेवल पे एक ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, उसमें पंच है, उसमें सरपंच है, उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर है। पंच का क्या रोल रहेगा? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जो पंच और सरपंच हैं वो हैं हमारी ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसको हम हल्का पंचायत कहते हैं, विलेज पंचायत कह लें जिसको। जो पंच है वो एक वार्ड से चुना जाता है जी। एक ग्राम पंचायत में 7, 9, 11 वार्ड हो सकते हैं। जो पंच है वो अपनी वार्ड के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो मसाइल उनके होंगे, यस, उनकी जो डिमांड्स है, मसाइल हैं, जो पंच है वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उनकी डिमांड्स, मसाइल जो है वो ग्राम सभा तक सरपंच वाले लेवल, पंचायत लेवल तक लेके आता है। फिर वो जब सभी वार्ड्स का वहाँ कंसोलिडेट होगा तो वो उस ग्राम सभा का प्लान बन गया। वो ग्राम सभा का प्लान एक ब्लॉक में लेट्स से 10 पंचायतें हैं जी। तो वो 10 पंचायतों का प्लान जब ब्लॉक लेवल पे पहुंचा तो वहाँ कंसोलिडेट होगा। और एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 ब्लॉक्स हैं तो वो सभी ब्लॉक्स के 20 ब्लॉक्स के जो प्लान्स हैं वो फाइनली जिला परिषद के पास आएंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान फिर उसको माना जाएगा। जैसे आपने अभी कहा कि जिला परिषद के पास आ जाएंगे, तो पावर्स कितने होंगे इस जिला परिषद के? पावर्स इन द सेंस कि जो मैं आज जैसे आपसे कह रही हूँ कि ये ओवरआर्चिंग बॉडी होती है, पूरे ज़िला के जो भी प्लानिंग, लेट्स से जितनी भी स्कीम्स हैं जो नीचे रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट होनी है, वो कैसे होनी है, क्या उनकी एलोकेशन रहेगी, कैसे होगा, ठीक से रिप्रेजेंट होके ऊपर आया कि नहीं। अब ये जो हम इंतखाब करा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होना है, लेट्स से एक डिस्ट्रिक्ट में 40,000 की पॉपुलेशन पे या 30,000 की पॉपुलेशन पे एक सीट बनी है जी। तो वो जो 30,000 लोग हैं या 25,000 लोग हैं, उनको ये एक मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरफ से पंचायत का प्लान और ब्लॉक का प्लान तो आया है, बट ये भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक सिस्टम ऑफ काउंटर चेक्स एंड बैलेंसेस होता है कि उनको भी पता रहे नीचे क्या डिमांड्स हैं, और नीचे से जब प्लान बन के आए तो उनको नॉलेज हो कि ये ठीक से बना है कि नहीं बना है। और अगर उनको लगे कि नहीं ठीक बना है, वो ग्राम सभा को वापस भेज सकते हैं कि आप इसको देखिए, ये प्लान ठीक नहीं बना है, दिस इज नॉट एज पर डिमांड्स ऑफ पीपल। देखिए, जैसे हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस सिलसिले में आपसे रिस्पॉन्स चाहेंगे कि जो ये क़याम अमल में लाया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मुद्दा और मकसद यही है कि जो तरक्याती मंजरनामा है उसमें बदलाव देखने को मिले, लोगों को राहत मिले, लोगों के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनका अजाला हो। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखेंगे बहुत सारे शोबे हैं, तालीम की बात करेंगे, हम हेल्थ की बात करेंगे, पीएचई की बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज़ एक बोर्ड, जैसे अभी हम देखते हैं कि कहीं काबीना, जैसे काबीना वज़रा होते हैं, जैसे हम कहीं वज़रा की बात करेंगे, अलग अलग कलमदान संभाल उनको सौंप दिए जाते हैं। इसी तरह से जो ये मेम्बरान होंगे, ये भी हमें सुनने में आया कि इस सिलसिले में कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। अब ये कमेटियाँ कैसी होगी, तो इस सिलसिले में बताइए। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि 14 मेंबर होंगे जो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं वहाँ के वो भी मेंबर होंगे, और जो एमएलएज होंगे वो भी मेंबर होंगे। प्लस इसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हम जिसको कहते हैं सीईओ, रहेंगे। वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एडीडीसी जो होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, वो रहेंगे जी। उसके अलावा इसमें 5 फंक्शनल कमेटीज़ का प्रोविज़न है जो हर डीडीसी के अंडर बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर, जिनका अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपने कहा, एक का फाइनेंस होगा, एक का डेवलपमेंट होगा, एक का वेलफेयर होगा। इस तरह से 5 कमेटियां बनाई जाएंगी, और उन 5 कमेटियों को भी एक एक मेंबर हेड करेगा।
वो मेंबर ये आपस में खुद चुनेंगे, जो डीडीसी के मेंबरान होंगे वो खुद आपस में चुनेंगे कि हर कमेटी को कौन हेड करेगा, और वो फिर एक फंक्शनल कमेटी रहेगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, जैसे आपने कहा कि कैबिनेट में जैसे मिनिस्टर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही इस कमेटी में फिर ये जो कमेटी रहेगी और इसका जो चेयरपर्सन रहेगा वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितनी भी स्कीम या तरक्याती जो भी चल रहा है नीचे ग्राउंड लेवल पे, उनका रिव्यू देखना, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक से उनकी प्लानिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारा उनके हाथ में। जैसे अभी आपने बिल्कुल वजाहत आपने की इस सिलसिले में कि जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम जो अमल में लाया जा रहा है, इसमें 5 कमीटीज़ होगी, फिर 5 कमीटीज़ के पास अलग अलग अपने कलमदान होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो देखेंगे, उनकी देखरेख उनको देखनी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को होगी। और आपने ये भी कहा कि ये जो मेंबरान होंगे 5 कमीटीज़ के वो खुद ही इंतखाब करेंगे कि उनका सरबराह कौन रहेगा। अब सवाल ये है कि अब इनके पास पावर्स होने चाहिए। देखिए, जो हमारे पास कोई वजीर है, वजीर के पास तो पावर्स होते हैं, उनके पास फंड्स होते हैं, तो फंड्स के हवाले से, पावर्स के हवाले से इस कमेटी के मेंबर का रोल क्या होगा, तो किस तरह से वो ग्राउंड लेवल पे इसको मतलब अमल दरामद इसका कर सकता है और अपनी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो निभा सकेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि इसका मेन मुद्दा ये है कि बॉटम अप प्लानिंग, तो वो जो कमेटी बनेगी या उसके जो मेंबर होंगे या ओवरऑल जो डीडीसी है, उनको ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बताना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना फंड किस स्कीम में आने वाला है, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि उसको कैसे ग्राउंड लेवल पे फिर लगाया जाएगा। उसके बाद जब एक बार ये डिसाइड हो गया, लेट अस अज्यूम कोई हम स्कीम ले लेते हैं कि लेट्स से कि 5 नए स्कूल बिल्डिंग बनेंगी, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा देखना आपस में बैठ के कि वो 5 नई स्कूल बिल्डिंग कहाँ बननी है, कहाँ से डिमांड ज्यादा आ रही है। जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी देखना कि वो ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे, लेकिन यही उनकी पावर भी है कि देखना कि वो ज़मीन पे बन रहे हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने एक्ट में अमेंडमेंट किया था 2018 में पंचायत के इलेक्शन कराने से पहले, तो हमने उसमें शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए थे, शेड्यूल 1A, BC और 2A, BC, जिसमें हमने ग्राम पंचायत और BDC को कौन कौन से सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र होंगे, जिनके ऊपर वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो हमने उसमें लिखा था। उसी तरह से एक शेड्यूल 3 अब प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें अगेन ये जो मैं सब्जेक्ट्स आपसे बात कर रही हूँ उसकी छोटी छोटी डिटेल उसमें लिखी हुई है कि ये सारा काम जो है वो डीडीसी को देखना है। तो जो भी सब्जेक्ट उसमें मेंशन है, जो कि हमारी 73rd अमेंडमेंट के मुताबिक हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसी के मुताबिक ये भी हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स अब इस डीडीसी के अंडर आएंगे। और उन्होंने ही उन सारे सब्जेक्ट्स पे, जैसे मैंने आपको बोला, फंडिंग, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन, लोगों की डिमांड ठीक से रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारा देखना डीडीसी का। जैसे मैडम शीतल नंदा साहिबा, जैसे B2V3 में कहा गया कि जो सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान जो है या BDC जो है, उन्हीं को ग्राउंड लेवल पे काम देखना है, उन्हीं को मतलब जो फहरिस्त है जिन कामों को अंजाम देना है वो उन्हीं को, सिर्फ सरकार जो है, अफसरान जो है, उनको वो फैसिलिटेट उनको करना है। अब जबकि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा रहा है, क्या सरपंच का रोल वही रहेगा कि या उसमें कमी पेशी कुछ होगी? नहीं, ये दोनों टीयर्स, तीनों इनफैक्ट टीयर्स जो हैं, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट टीयर्स हैं। पंच सरपंच का काम गांव में है, बीडीसी का काम ओवरऑल ब्लॉक लेवल पे है और डीडीसी का काम तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो इन तीनों में कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इनफैक्ट ये एक तरह से एक पिरामिड है कि नीचे से शुरू हुआ काम, फिर ऊपर, फिर उसके ऊपर, और ये आपस में मिल के चलने वाला इनका बिल्कुल सही आपने फरमाया। जैसे अभी तक जो हमने गुफ्तगू की, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ग्राउंड लेवल पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक सतह पे पंच, सरपंच और बीडीसी,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम, 14 मेंबरान उसमें होंगे। 14 मेंबरान के बगैर उसमें ख़वातीन की रिजर्वेशन भी होगी और कुछ SC STs के वो भी मेंबरान भी होंगे, और उसके साथ साथ उसमें 5 कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। अब इनके सरप्रस्त की बात हम करेंगे, जैसे बात कही गई है चेयरमैन के हवाले से कि जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसका चेयरमैन बाज़ाब्ता होगा और उस चेयरमैन के पावर्स जो हैं वो एक काबीना दर्जे के वजीर के बराबर होंगे। इसकी अब वजाहत कीजिए कि इसका इंतखाब कैसे होगा और इसके पावर्स जो है किस तरह के होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। वो जो 14 मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जा रहे हैं उनमें से चुने जाएंगे और वही इनको चुनेंगे भी, वो 14 ही इनको चुनेंगे भी जी। जैसा मैंने आपसे कहा, आइडिया यही है क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं तो ये उन 25,000 या 30,000 लोगों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये उनकी डिमांड्स जो हैं जानते हैं। ये एक जो स्कीम ऑफ जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, तो उन्हीं में से चेयरपर्सन चुने जाएंगे और वाइस चेयरपर्सन भी। और उनकी जो पावर्स हैं एक्चुअली, जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर की, वो तो अकॉर्डिंग टू जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है वो देखता है, वो करेंगे, वो हम नहीं उसमें करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तरह से ये ओवरऑल प्लानिंग के और एग्जीक्यूशन के इंचार्ज होंगे और इनकी चेयरपर्सनशिप के अंडर ही सारे डिसीजंस होंगे। देखिए, आपने बिल्कुल डिटेल बता दी। एक हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। अब मकसद ये है कि आपने B2 V3 में लोगों को ये भी बता दिया कि एक नई तब्दीली देखने को मिलेगी। अब जबकि इस सारे का मकसद जो है, मकसद ये है कि तरक्याती मंजरनामा जो है उसमें तब्दीली देखने को मिले। अब आपकी प्लानिंग क्या है? क्या आप मानते हैं इस बात को पूरी तरह से, आप एक्सेप्ट करते हैं कि जब ये काउंसिल हमारे पास मौजूद होगा, अमल में लाया जाएगा, तो तरक्याती मंजरनामे में तब्दीली देखने को मिलेगी? अगर हम, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप जाएं, मैं भी गई हूँ, हम देखें जहाँ जहाँ ये सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है, वहाँ पे जिसको हम कहते हैं ज़िला परिषद, हम जानते हैं कि उनके जो CEO और जो ज़िला परिषद, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी माना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी माना जाता है। और सारे जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स, डेवलपमेंट फंड्स, वो सारे इनके थ्रू जाते हैं। इनकी सुपरविज़न के बिना कोई काम डिस्ट्रिक्ट में, रूरल एरियाज़ में नहीं होता है। तो वहाँ पे तो जहाँ जहाँ ये इस्टेब्लिश हो चुका सिस्टम, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जब हम ट्रेनिंग करते थे एज IAS ऑफिसर्स, तो हमें दिखाया जाता था कि देखो कैसे ज़िला परिषद काम करती है। और मोस्टली बाकी स्टेट्स में जो मतलब यहाँ पहली दफा हो रहा है, बाहर तो ये चाहेंगे बहुत एस्टैब्लिश सिस्टम है, जैसे हमने आपको बोला, और इसको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल बॉडी माना जाता है बाकी सभी जगहों पे जहाँ जहाँ ये एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि फिर इनके येस और नो की बिना डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं होता है फिर, क्योंकि इनका होना, ओपिनियन होना, इनकी अप्रूवल होना और इनकी सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम ये आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि एक तो ये सभाओं के हवाले से बता दीजिए, क्योंकि जो हमने ये किया, अभी काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, फिर साल में कुछ सभाएं बुलाई जाएंगी, महिला सभा भी इसमें होगी और इसमें ग्राम सभा भी होगी। तो ये सभाएं जो हैं, ये किस तरह, मुख्तसरन इसका बता दीजिए। ये सभा जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअली तो मीटिंग है, जिसको हम मीटिंग कहते हैं इंग्लिश में।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि वार्ड से शुरू होता है, तो वार्ड में भी 5 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक वार्ड सभा होनी है, एक नहीं, साल में तो हमने मिनिमम 4 प्रिस्क्राइब करी हैं। वार्ड सभा होगी, मीटिंग है एक तरह से वहाँ के लोगों की, यही देखने के लिए, किसी भी रीजन से हो सकती है, प्लान बनाने के लिए हो सकती है, काम अलॉट करने के लिए हो सकती है, मॉनिटरिंग के लिए हो सकती है। तो महिला सभा की अगर बात करेंगे, महिला सभा एक स्पेशल हम कहते हैं, जो खवातीन के मामलात होंगे, टर्म यूज होता है ओनली फॉर फीमेल्स, कि जो भी लेडीज के या उनके कोई ऐसे इश्यूज हैं वो भी अलग से एक महिला सभा होनी चाहिए, उनमें डिस्कस होने चाहिए। अब आखिर पे एक मैसेज आप ये दे दीजिए कि जो हमारे पास B2V3 है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बहुत ही जोश जज्बा देखने को मिला, और साथ में ये इलेक्शंस भी हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है, अवाम को क्या मैसेज है आपका? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जैसा कि मैंने पहले भी बहुत जगह मैं ये कहती हूँ और मैं दोबारा कह रही हूँ कि कोशिश ये है कि आपकी सरकार आपके ही हाथ में दी जाए, और उसके लिए हम शुरू हुए थे पंचायतों से, पंचायत हलकों से, और धीरे धीरे हम BDC और अब फाइनली हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पे भी पहुंच गए हैं। तो हमारी तरफ से हर कोशिश जारी है, जैसा बैक टू विलेज का भी मेंशन किया, हमारी तरफ से हर कोशिश जारी है कि हम धीरे धीरे जो ग्रास रूट प्लानिंग और ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं कि लोगों की सरकार उनके अपने हाथ में होनी चाहिए, उसके लिए हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं। बट लोगों से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि बढ़ चढ़ के इसमें आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि ये जो हमारी तरफ से एफर्ट है उसको आपका भी सपोर्ट मिले, ताकि ये एक ओवरऑल सिनेरियो JNK का चेंज हो सके और गवर्नेंस को बिल्कुल लोगों के डोर स्टेप्स पे लेके जाया जाए। मैडम शीतल नंदा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने इस खास मौजू के हवाले से हमें तफसीलात फराहम की, और आखिर पे जो आपने मैसेज दे दिया वही मैसेज लेके हम नाजरीन आप तक जाना चाहेंगे कि जैसा कि आपने सुना, आपकी सरकार आपके हाथ में दी जाएगी। जब आपके हाथ में आपकी सरकार होगी तब आप खुद ही उससे भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।